हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक अग्रवाल और वेलकम टू आवर क्लास। चलिए, अब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। दोष, धातु और मल के बारे में हमने एक बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी कि जो शरीर का धारण करती हैं वो धातुएं होती हैं, जो शरीर को मलिन करती हैं वो मल होते हैं और जो शरीर को दूषित करते हैं वो दोष होते हैं। दोष हमने कौन कौन से पढ़े थे? 3 पढ़े थे, वात, पित्त, कफ। धातुएं हमने 7 पढ़ी थी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और मल हमने 3 पढ़े थे, स्वेद, पुरीश और मूत्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। देखिए, सबसे पहले हमने शरीर के बारे में पढ़ा था। शरीर का मैंने कहा था सब बच्चों को श्लोक याद होना चाहिए, सभी दोस्तों को। क्या श्लोक है दोबारा सुनेंगे आज। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ श्लोक हर वीडियो में, जिससे आपको ये श्लोक याद हो जाए। तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूत पंचभूत विकार समुदायात्मक संयोगवाही। तो देखिए, इस श्लोक को आप सब लोग लिख लिख के या कैसे भी करके याद कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दोष के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ये सब भी हमने पढ़ लिया था। वात, पित्त, कफ के स्थान वगैरह भी पढ़ लिए थे हमने। देखिए, अब यहाँ श्लोक लिख रहा है एक, विसर्ग आदान विक्षेपे सोम सूर्य अनिल यथा धारयन्ति जगदेह कफ पित्त अनिल अस्था। देखिए, इसका मतलब क्या है। विसर्ग का मतलब होता है एनाबॉलिक फंक्शन, यानी कि कुछ देना, न्यूट्रिशन देना। आदान का मतलब होता है लेना, यानी कि कैटाबॉलिक फंक्शंस, यानी कि डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी, यानी कि जो एनर्जी का लॉस करे। यानी कि मैं कह दूं विसर्ग क्या होगा, एनर्जी को बढ़ाएगा। आदान क्या करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा। और देखिए, विक्षेप कर का मतलब होता है कि कोई कर्म का होना, सामान्य कर्म का होना। विक्षेप का मतलब होता है कोई सामान्य कर्म का होना, जैसे नर्वस हार्मोनल फंक्शंस लिख रखा है ऊपर। कोई भी कर्म हो सकता है बॉडी में। गति मान लीजिए आप, सामान्य वायु के कारण क्या होती है बॉडी में, गति होती है ना मल वगैरह की, उसको भी आप विक्षेप कर्म बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनका मतलब समझ लेते हैं श्लोक क्या कह रहा है। एक एक वर्ड का मतलब मैंने पकड़ा है। विसर्ग, सोम अर्थात चंद्रमा क्या करता है, विसर्ग का कार्य करता है, यानी कि न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है, प्राणियों के बल को बढ़ाने का कार्य करता है। ये हमने ऋतुचर्या में पढ़ा भी था कि जब क्या दक्षिणायन होता है तब हमारा बल बढ़ता जाता है, और जब उत्तरायण काल होता है तब हमारा बल घटता जाता है। ये हमने ऋतुचर्या में पढ़ा था। तो देखिए, इसका अर्थ यहाँ पे दे रखा है, विसर्ग आदान विक्षेपे, अर्थात सोम यानी कि चंद्रमा क्या करता है, विसर्ग शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। सूर्य आदान का कार्य, यानी कि प्राणियों मात्र के बल का क्या करता है, छीनने का काम करता है, उसके हास का कार्य करता है। विक्षेप कार्य किसका है, अनिल अर्थात वायु का है। ये क्या करते हैं, ये सोम किसका रूप है, कफ का रूप है। सूर्य यानी कि उष्णता किसका रूप है, पित्त का रूप है। अनिल अर्थात वायु किसका रूप है, वात का रूप है। यानी कि सोम क्या है, कफ है। यहाँ सोम की तुलना किससे की गई है, कफ से की गई है। सूर्य की तुलना किससे की गई है, पित्त से की गई है। अनिल की तुलना किससे की गई है, वायु अर्थात वात से की गई है। ठीक है, और जब ये शरीर को धारण करते हैं तब ये शरीर के क्या कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। और इनका साम्य अवस्था ही क्या है, जीवन है। और इनकी विषम अवस्था ही क्या है, रोगों की उत्पत्ति और शरीर के विनाश का कारण है। ठीक है, ये लाइन में जो भी बोलता हूँ ये आपको पूरी बुक में कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आपको एज इट इज़ इस वीडियो को बार बार चला के देख लेना जब भी आपको डाउट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, आधुनिक, इसमें आगे की लाइन लिख रही है पैराग्राफ, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले अब मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। मॉडर्न में क्या कहते हैं, हम 9, 10, 11, 12 इतनी सालों से रटते आ रहे हैं। व्हाट इज मैटर, आ थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास इज नोन एज मैटर। चलिए, हमने ये बात मान ली। अगर हम ये बात मान लें तो क्या वात, पित्त, कफ मॉडर्न साइंस के हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते? आंसर मिलेगा नहीं करते। क्यों? वात, पित्त, कफ का कोई मास भी नहीं होता, ना ही वो स्पेस कंज्यूम करते। ठीक है, अब देखिए फिर सर आयुर्वेद क्यों मानता है जब होते ही नहीं है ये। तो देखिए, आयुर्वेद की जो परिभाषा है ना मैटर के लिए, मैटर को पहली बात तो आयुर्वेद में द्रव्य बोला गया है। द्रव्य क्या बोला गया है, द्रव्य। अब आयुर्वेद क्या कहता है, द्रव्य कौन है, द्रव्य वो हैं जिसमें गुण और कर्म समवायी संबंध से रहते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समवायी संबंध, सर हमें नहीं पता। समवायी संबंध मतलब अनब्रेकेबल रिलेशन, जो टूट ना सके, अर्थात जिसके टूटने से, पृथक करने से वो वस्तु ही नष्ट हो जाए। अगर मैं कह दूं कोई वस्तु है, आयुर्वेद के हिसाब से कोई द्रव्य है, अगर मैं उससे गुण या कर्म में से अगर कोई एक चीज़ भी पृथक कर दूंगा ना, तो वो पहली बात तो पृथक होगी नहीं, और पृथक होगी तो
टू नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुण और कर्म द्रव्य में समवायी संबंध से रहते हैं। तो मैं क्या वात पित्त कफ कि हम गुण भी पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते गुण, और कर्म भी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। अगर अभी तक नहीं पढ़े, अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, अगर आप मेरे से ट्यूनिंग बना के चल रहे हैं तो आपने अभी तक वात पित्त कफ के स्थान कर्म गुण कुछ नहीं पढ़े। तो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, सब पढ़ेंगे, कुछ ही दिनों में पढ़ेंगे सब कुछ फटाफट। तो देखिए वात पित्त कफ में कर्म भी है गुण है सॉरी। तो ये क्या हो गए? ये द्रव्य हो गए ही नहीं हो गए आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से द्रव्य कौन है? जिसमें गुण और कर्म समवायी संबंध से रहता हो। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ क्लियर हो चुका है। आप अगर पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे आप समझ भी नहीं सकते, आपको लग रहा हो कितना कठिन लग रहा है, नहीं। और देखिए सारे श्लोक याद नहीं रखने। फॉर एग्जाम्पल ये चरक सूत्र 1/47 है, अब आपको इसको भी याद करना है? भैया नहीं याद करना इतना पॉसिबल नहीं है। अभी आप उतने याद करिए जो श्लोक में रीड कर रहा हूँ, आप उतने याद कर लीजिए। अभी तक मैंने मात्र 2-3 श्लोक सी दिए हैं इस चैप्टर में, ये बात फोकस करने की है। तो अगर आप इतने श्लोक तो याद कर ही लीजिए एटलीस्ट। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रही है वो लिखता हूँ। जो शरीर मूल द्रव्य अपेक्षाकृत कम शक्ति संपन्न होते हैं वह अपनी कर्म शक्ति द्वारा दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु स्वयं दोषों द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें दूष से कहते हैं और धातु संख्या से जाने जाते हैं। देखिए इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल ये लग रही है लाइन कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक शब्द के बाद ये लाइन कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी। देखिए समझ लीजिए, मैंने बताया था दोष क्या होते हैं जो क्या करें, दूषित करें। दोष क्या होते हैं जो दूषित करें, और धातु क्या होती हैं जो शरीर का धारण करें। यहाँ तक कोई नई बात नहीं बताई मैंने। अब आती है बात, धातु कौन? जो धारण करे। दोष क्या? जो दूषित करे, और जो दूषित हो जाए उसको दूष्य बोल दिया। जो दूषित हो जाए वो दूष्य बोल दिया। और जब धातु दोष द्वारा दूषित हो जाती हैं तो धातु को ही दूष्य बोल दिया जाता है। जब धातु दोष द्वारा दूषित हो जाती हैं तब उनको ही दूष्य बोल दिया जाता है। क्या बोल दूँ? धातु का दूषित रूप ही दूष्य है, धातु का दूषित रूप पे ही दूष्य है। सर ये तो आपने बहुत काम की बात बता दी। बिल्कुल इतनी लाइन अगर आप वीडियो को रोकें और बुक के ऊपर लिख लें कि धातु का दूषित रूप ही दूष्य है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस दोष। देखिए जिस प्रकार हमने शारीरिक दोष की बात करी, वात पित्त कफ 3 बताए, उसी प्रकार मानसिक दोष होते हैं 2, रज और तम। क्या होते हैं? रज और तम। देखिए हम त्रिगुण पढ़ के आए थे, जो मैंने पिछली वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड में सृष्टि उत्पत्तिकरण बताया था, उसमें मैंने त्रिगुण के बारे में बताया था। 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम। सत्व रज तम, जिसमें जो सत्व होता है वो निर्विकार होता है, एकदम शुद्ध होता है, जिसके कारण किसी भी मानसिक रोग की उत्पत्ति नहीं होती। सत्व क्या है? एकदम शुद्ध है। और जो रज और तम है ये क्या करते हैं? दोषों की उत्पत्ति का मूलभूत कारण बनते हैं। दोष की उत्पत्ति का कारण कौन है? रज और तम। सत्व दोष की उत्पत्ति का कारण नहीं है। जिसकी बॉडी में सत्व प्रधान रहता है उसकी बॉडी ओज में ही वो एकदम उसकी धी धृति स्मृति एकदम परफेक्ट, ओज परफेक्ट, और क्या कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति की ओर, इन सब की ओर अग्रसर होता है वो। ठीक है, तो देखिए जो रज और तम है वो क्या करते हैं? मन को विकृत करते हैं, दूषित करते हैं। इसलिए मानसिक दोषों में रज और तम की ही गणना की गई है, सत्व मानसिक रोगों में नहीं आता। ठीक है, देखिए मन में किसी न किसी रोग की क्या रहती है? प्रबलता रहती है। या तो किसी का मन क्या रहता है? रज बाहुल्य रहता है, या तम बाहुल्य रहता है, या सत्व बाहुल्य रहता है। अब जिसका मन जिस गुण के अधीन रहेगा वो पर्सन उसी पर्सनैलिटी का होगा। जैसे किसी का मन सत्व है तो बहुत उच्चम प्रकृति का होगा, उत्तम प्रकृति का होगा, मोक्ष प्राप्ति वगैरह ये सब मैंने जो बताए थे गुण, वो गुण उसमें परस्पर मात्रा में मिलेंगे। और जिसका रज और तम से बड़ा होगा उसमें रोगों की उत्पत्ति के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, देखिए मोक्ष का अर्थ मैंने पहले ही बताया था, आत्मा को पुनर्जन्म ना लेना पड़े, यानी कि जीवन मरण के जो धारण है इससे क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। ठीक है, और ये मोक्ष तभी संभव है जब किसी पुरुष में रज गुण और तम गुण का अभाव हो जाए, यानी कि कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ रज और तम। और ऐसा ना के बराबर लोगों में देखने को मिलता है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल ही नहीं मिलता, मिलता है, बहुत कम लोगों में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक तो 2 प्रकार के कौन कौन से? एक तो पूर्व जन्म में किए गए कर्म, तो उसको क्या बोला गया है? देव कर्म। क्या बोला गया है? देव कर्म। जो पिछले जन्म के कर्म है उनको बोला गया है देव कर्म, और जो इस जन्म के कर्म है उनको बोला गया है पौरुष।
जो पिछले जन्म के कर्म थे उनको क्या बोल दिया गया, देव कर्म। जो इस जन्म के कर्म है उनको क्या बोल दिया गया, पौरुष। जब देव बलवान होता है अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना शेष रहता है तो उत्तर जन्मों में उसे अवश्य भोगना पड़ता है। देखिए, अगर आपने पिछले जन्म में कैसे भी कर्म करे, अच्छे या बुरे, अगर आपने वो नहीं भोगे और वो कर्म भारी हैं जो जन्म चल रहा है इससे, तो आपको उन कर्मों को आगे भोगना पड़ेगा। हमारा आयुर्वेद जो है ना, थोड़ा बहुत क्या पूरा दर्शन वगैरह पे, भारतीय इतिहास पे, साहित्य पे, शास्त्रों पे, वेदों पे, पुराणों पे बेस्ड है। इस वजह से इसमें थोड़ी थोड़ी ये बातें भी आती रहती हैं, तो इन बातों का भी ज्ञान आपको रखना आवश्यक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो चुका है, अब आगे देखते हैं। देखिए इधर लिख रहा है, जब तक ये स्थिति नहीं आती उसी समय तक रजोगुण एवं तमोगुण में जो प्रबल होगा मन पर प्रभाव डालेगा और उसके अनुसार मन विकृत होगा। मन के इन विकारों को मानस विकार तथा कारण रज एवं तम को मानस दोष कहते हैं। जो रज एवं तम के कारण जिन दोषों की उत्पत्ति हुई, विकारों की उत्पत्ति हुई, उनको क्या बोल दिया गया, मानस विकार। और रज के कारण होंगे तो राजसिक विकार, तम के कारण होंगे तो तामसिक विकार। अब देखिए, मानस दोषों से उत्पन्न विकार कौन कौन से, जब भी किसी को मानसिक दोष होंगे तो किन किन रोगों की उत्पत्ति होगी, काम, क्रोध, गुस्सा बहुत आएगा, लोभी हो जाएगा, मोह रहेगा, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, शोक, चित्त ग्लानि, भय, हर्ष आदि, ये सब प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगी। ठीक है, देखिए मानस विकारों में पहले मन विकृत होता है और फिर उसके प्रभाव से शरीर दोष भी विषम ही शरीर में उत्पत्ति का कारण बढ़ते हैं। ये मैं भी बता चुका हूँ कि अगर किसी को मानसिक रोग हो चुके हैं तो उसको शारीरिक रोग उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और किसी को शारीरिक रोग हैं तो उसको मानसिक रोग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि शारीरिक रोग है तो मानसिक रोग नहीं होंगे, दोनों पृथक पृथक हैं। हाँ, दोनों पृथक पृथक हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड हैं। यानी कि शारीरिक रोग हैं तो उससे मानसिक रोग की उत्पत्ति हो सकती है। फॉर एग्जांपल, शरीर में अगर कहीं चोट लग गई, आप गिर गए, हाथ टूट गया, आपका प्लास्टर चढ़ रहा है आपका, तो आपका ध्यान बार बार उसी पे जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा काम में, आपका ध्यान बार बार उस पर डर ही लगा रहेगा, ये कब सही होगा, चिंता ही लगी रहेगी। तो ये क्या है, मानसिक दोष ही तो है। चिंता का अधिक होना, लोभ का अधिक होना, क्रोध का अधिक होना, आपको चिड़चिड़ापन होगी, क्रोध आएगा, नाराज होंगे दूसरों पर, लड़ाई होगी, ये क्या है, सब मानसिक दोष हैं ये सब। तो शारीरिक रोग से मानसिक रोग की उत्पत्ति होना कोई आश्चर्यजनित होने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए ये मैं बता ही चुका हूँ, वात पित्त कफ की साम्य अवस्था शारीरिक क्रियाओं के स्वाभाविक संपादन को तथा असाम्य अवस्था शरीर में भौतिक, जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं में विकार को इंगित करते हैं अर्थात उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए असाम्य अवस्था के कारण आज चैप्टर खत्म कर देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन पूरा देखिएगा, आपका चैप्टर 2 तक खत्म हो चुका है, फिर आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, असाम्य अवस्था के कारण देखिए, कोई भी असाम्य अवस्था यानी कि डिसबैलेंस, अनइक्विलिब्रियम क्यों होता है। देखिए, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति हो रही है, रोग की उत्पत्ति हो रही है, कब होती है, जब क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, अनइक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। जैसे मैंने बताया था कि शरीर की उत्पत्ति होती है तब क्या होता है, पंच महाभूत का आपस में इंटरेक्शन बढ़ जाता है, अनइक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है। ठीक है, साम्य अवस्था नहीं होती, विषम अवस्था में ही शरीर की उत्पत्ति होती है। साम्य अवस्था, अगर सारे पंच महाभूत शांति से बैठे रहेंगे, कुछ इंटरेक्शन करेंगे ही नहीं, तो नहीं हो सकती शरीर की उत्पत्ति। इसी प्रकार जब भी अगर मानसिक और शारीरिक रोगों की उत्पत्ति होगी तो 3 कारणों से होती है। तो वो 3 कारण से पहले पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। देखिए, आगे आपके पास 3 टर्म्स आएंगे, अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। अति योग का मतलब होता है लिमिट से ज़्यादा हो जाना। मिथ्या योग का मतलब होता है कि मतलब अनबैलेंस टाइप, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, और हीन अवस्था का मतलब होता है कम होना। जैसे फॉर एग्जांपल वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में बारिश ठीक ठाक पड़नी चाहिए लेकिन बारिश कम पड़ गई, बारिश क्या पड़ गई, कम पड़ गई, तो ये क्या है, हीन अवस्था है। ठीक है, हीन अवस्था मतलब कम होना, लिमिट से कम होना। जो चीज़ जितनी होनी चाहिए थी वो भी ज़रूरी है। अगर वर्षा ऋतु में जो वर्षा ऋतु के हिसाब से फसल लगाई गई है, अगर उस वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होगी तो भारी नुकसान पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, तो ये क्या हुई, हीन अवस्था हुई। और फॉर एग्जांपल अगर वसंत ऋतु में हमको बरसात नहीं चाहिए और बरसात आ गई उस पर, और खूब ज़्यादा, जितनी आनी चाहिए थी, जितनी सहन हो सकती थी उससे ज़्यादा आ गई, तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी नहीं आ जाएगी। अगर किसी चीज़ पे इतनी लिमिट है और उससे ज़्यादा ही बारिश हो गई तो वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, अति योग हुआ। क्या हुआ, अति योग। अति योग मतलब लिमिट से ज़्यादा का हो जाना, ज़्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई।
कम बारिश आ गई, सूखा पड़ गया तो हीन योग बोल दिया। सूखे का पड़ जाना, बरसात का नहीं आना, आनी चाहिए थी नहीं आई, कम आई तो क्या हो गया, हीन योग, सूखा पड़ गया। और बारिश क्या होनी थी, कम आनी थी, ज़्यादा आ गई, बाढ़ आ गई तो क्या हो गया, अति योग। अब मिथ्या योग, जब पढ़नी चाहिए थी तब नहीं पढ़ी, जब पढ़नी चाहिए थी तब नहीं पढ़ी, डेट इज नोन एज मिथ्या योग, यानी कि अनप्रॉपर वर्क। ठीक है। अब देखिए इसमें 3 कारण है रोग उत्पत्ति के। असात्म इंद्रियार्थ सहयोग, दूसरा प्रज्ञा अपराध, तीसरा परिणाम। ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। असात्म इंद्रियार्थ सहयोग क्या कहता है, इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ असात्म सहयोग होना। असात्म सहयोग का अर्थ है इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ संयोग ना होकर अतियोग, अयोग अथवा मिथ्या योग का होना। अयोग मतलब हीन योग, कम होना या ना होना, ये एक क्या कहते हैं, एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। देखिए जैसे आंखों का काम है, हमारे चक्षु का काम है देखना। अगर चक्षु किसी को नहीं देख पाए तो क्या हो जाएगा, हीन योग हो जाएगा। और सूरज की, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा देख लें तो नुकसान पहुंचेगा। जैसे हमें सूरज की किरणों को डायरेक्ट नहीं देखना, अगर हमने देख लिया तो उससे क्या पहुंचेगा, चक्षु को हानि पहुंचेगी, जिससे क्या होगा, रोगों की उत्पत्ति होगी। तो असात्म इंद्रियात का सहयोग क्या मतलब है, इंद्रियों का अपने विषयों के साथ परस्पर या फिर प्रॉपर सहयोग ना हो पाना, संयोग ना हो पाना। ठीक है। प्रज्ञा अपराध, मैंने पहले बताया था। प्रज्ञा क्या अर्थात का मतलब क्या है, धी धृति और स्मृति, इनका विनाश हो जाना। धी धृति स्मृति इनका विनाश हो जाना, इनका अतियोग, अयोग अथवा मिथ्या योग होना ही प्रज्ञा अपराध का कारण है। देखिए धी मतलब निश्चयात्मक बुद्धि, धृति मतलब धारणात्मक बुद्धि, स्मृति मतलब स्मरणात्मक बुद्धि। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, फिर समझ के आपने उसको माइंड में रिटेन किया। जो माइंड में आपने रिटेन किया डेट इज नोन एज धृति, यानी कि उसको धारण किया आपने। और फॉर एग्जांपल मैंने आपसे 4 दिन बाद दूसरी वीडियो में पूछ लिया कि सब बच्चे मुझे वात के स्थान बता दें, तो अगर आपको याद होगा तभी तो बताएंगे। डेट इज नोन एज आपकी स्मरणात्मक बुद्धि। जो मैंने पूछा अगर फिर आपने बता दिया तो ये क्या है, स्मरणात्मक बुद्धि। अगर आपको इसका मिथ्या योग हो जाएगा, यानी कि आपको वात के स्थान की जगह आप पित्त के स्थान बता देंगे, डेट इज नोन एज मिथ्या योग। आप मुझे ज़्यादा बता देंगे, फॉर एग्जांपल होते 4 हैं, आपने बता दिए 5-6 स्थान, यानी कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गई, यानी कि अति योग। और अगर आप कम बता पाए डेट इज नोन एज हीन योग। और अगर आपने प्रॉपर बता दिए डेट इज नोन एज समयोग। कितनी ईजी हैं चीज़ें, अगर आप एग्जाम्पल से कंपेयर करके समझेंगे ना। मैं ये नहीं कह मेरे हिसाब से ना आपको चीज़ें कैसे याद करनी चाहिए, आपको पहले ये नहीं कंसेप्ट याद करो फिर उसके एग्जाम्पल याद करो, नहीं, सबसे पहले आप उसके एग्जाम्पल को समझ लो। अगर आपने उसके एग्जाम्पल को समझ लिया ना तो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है। अगला है परिणाम। काल का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। देखिए आपने तीनों डेफिनेशन में एक बार नोटिस करी होगी, अयोग्य, अतियोग, मिथ्या योग, ये टर्म्स आ रहे हैं। तो यानी कि कोई भी चीज़ हो, इनका जब तक अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग नहीं होगा तब तक रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है। परिणाम का मतलब क्या है, ऋतुजन्य। जैसे फॉर एग्जांपल बसंत ऋतु है, इसमें कफ का प्रकोप होता ही है, इसमें अस्थमा के अटैक बढ़ते ही हैं, इसमें क्या कहते हैं, नेज़ोफेरेंजियल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ये तो बढ़ती हैं, ये काल है, ऋतुजन्य प्रॉब्लम्स हैं। वात आवरण जन्य, जैसे शाम के टाइम, रात के टाइम, अगर क्या कहते हैं वात का काल होता है शाम के टाइम, रात के टाइम, और अगर आप उसी में हवा चल रही है ठंडी, आप उसी में घूम रहे हैं, तो ये क्या है, परिणाम है आपके पैर में दर्द। कॉमन सी बात है, आपके शरीर में दर्द होगा ही होगा। तो देखिए ये कॉमन सी बात है, जब तक आप अति योग, हीन योग और मिथ्या योग नहीं करेंगे तब तक रोगों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आप अगर लिमिट से ज़्यादा खाना खाएंगे तो भी रोगों की उत्पत्ति होगी, अनडाइजेशन हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कम खाएंगे तो आपको वीकनेस आ सकती है, धातु का क्षय हो सकता है, और क्या हो सकता है, धी धृति स्मृति ओज, इन सब का विनाश, धातु विनाश हो सकता है। और अगर हम उल्टा सीधा खाना खाएंगे, ऋतु साम में नहीं खाएंगे, जैसे जिस ऋतु में जो भोजन बताया आप वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो भी रोग क्या होगी, रोगों की उत्पत्ति होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए मेरे को गिफ्ट तभी मिल जाएगा जब आप वीडियो को शेयर करेंगे और हमसे नए लोग जुड़ेंगे। मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि नई चीज़ों को जोड़ें, और बहुत जल्दी मॉडर्न फिजियोलॉजी और एनाटॉमी स्टार्ट होने जा रही है, तो दिल थाम के बैठें, बिल्कुल आपको नोटिस कर दिया जाएगा। कुछ कारणों की वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रही है, बस 1-2 दिन ही जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं, जल्दी स्टार्ट होगी। ठीक है। तब तक के लिए आप अष्टांग की वीडियोस देखें, मैंने अष्टांग के 5 चैप्टर डाल दिए हैं,
और यकीन मानिए आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। अब देखिए हर चीज़ टाइम के साथ इम्प्रूव हो रही है, मेरा समझाने का तरीका, क्वालिटी, हर चीज़ इम्प्रूव होती जाएगी। बाकी हम आपके साथ हैं, आप कोई भी डाउट हुआ करें मेरी रिसेंट वीडियोज़ में कमेंट में पूछें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके डाउट्स आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं या आपका एप्रिसिएशन आता है। ये ध्यान रखिए आपका एप्रिसिएशन ही मेरे लिए मोटिवेशन है जो मुझको रोज़ वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो जुड़ते रहिए, देखते रहिए शशांक अग्रवाल बिंग डॉक्टर पर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें एवं मस्त रहें। बाय बाय फ्रेंड्स।